हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और मैंने SBI PO 2021 में ऑल इंडिया रैंक 67th सिक्योर किया था। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने एक वीडियो में बेसिक स्ट्रैटेजी बताई थी और दूसरे वीडियो में प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें वो बताया था। और अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो मेंस के मॉक टेस्ट होते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले 2 वीडियोस देख लो, अदरवाइज आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा और अगर समझ में भी आ गया तो आपको थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखो, फिर प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट वाला और फिर यहाँ पर आओ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मेंस के मॉक टेस्ट होते हैं ना, उनमें और प्रीलिम्स में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है और वो फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है कि जो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट होते हैं ना वो स्प्रिंट की तरह होते हैं कि वहाँ पे आपको बहुत तेजी से क्वेश्चंस करने होते हैं। एट द सेम टाइम जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको अच्छे से टाइम लगाना होता है, क्योंकि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं ना उसको बनाया ही इस तरीके से जाता है कि वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो सकें। लेकिन जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं ना वो इस टाइप से बने ही नहीं होते। अगर आप प्रीलिम्स के माइंडसेट से मेंस के क्वेश्चंस करने का कोशिश करोगे, करने का ट्राई करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आप फिर नर्वस हो जाओगे कि यार मेरे से प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो रहे थे, ये क्यों नहीं हो रहे इतनी जल्दी, क्योंकि वो क्वेश्चन जल्दी करने वाले हैं ही नहीं। वो चाहता है कि आप टाइम लो, ठंडे दिमाग से पूरा क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो और फिर उसका आंसर निकालो। तो आपको पहले ये चीज समझनी है कि जो माइंडसेट, जो टेम्परामेंट आपका प्रीलिम्स में था वो टेम्परामेंट आपको मेंस में नहीं रखना। तो फिर आपको करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न समझते हैं मेंस एग्जाम का और उसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर के पैटर्न से, क्योंकि जो 2024 का SBI PO होने वाला है उसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो पहले 40 क्वेश्चंस आते थे 50 मार्क्स के, लेकिन अब हो गया है 40 क्वेश्चंस ऑफ 60 मार्क्स। मैथ्स में भी पहले 30 क्वेश्चंस आते थे 50 मार्क्स के और लेकिन अब हो गया है 30 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स। तो मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क का हो गया है। पहले कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, कुछ 2 मार्क्स के थे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अप्रोच क्या रखना है मॉक टेस्ट देते टाइम और जब आप एक्चुअल एग्जाम दोगे उस टाइम। तो हम क्वांट्स की बात करते हैं। देखो, क्वांट्स में भी फंडामेंटल जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो प्रीलिम्स में था, कि आप पहले फास्ट रीडिंग करो उस पूरे क्वेश्चन की और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन का फ्लो समझ में आ गया तो मैं उसको कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो आपको इसके लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो आपको थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, एक आपका फोकस अच्छा होना चाहिए और आपकी मेमोराइजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हो ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार मैंने ये वेरिएबल निकल जाएगा, फिर नेक्स्ट आप गए 5-6 लाइन्स पढ़ी, फिर आपको याद रहना चाहिए कि हाँ मैंने उस वेरिएबल को निकाल लिया है, कि हाँ मैंने ये कंक्लूड कर लिया है कि वो वेरिएबल निकल जाएगा। अगर आपको वो चीज याद नहीं ना, फिर आप कंफ्यूज जाओगे कि यार मैंने अभी तक क्या पढ़ा, मेरे को याद ही नहीं है। तो आपकी मेमोराइजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीजें अगर आप करोगे तो आपका मैथ्स में एक डिसेंट स्कोर हो जाएगा। तो अनलाइक प्री, आपको पहले पूरे के पूरे सवाल देखने हैं। पहले 7 से 8 मिनट आपको यही चीज करनी है। भले ही आपको लेट से कोई सवाल का फ्लो आ गया, अच्छी बात है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ऐसे करते करते जो आपके 30 क्वेश्चंस हैं वहां तक पहुंचना है। इनफैक्ट 30 क्वेश्चंस के 60 मार्क्स हो गए, ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया है। क्योंकि पहले आपको नहीं पता था कि क्योंकि 10 क्वेश्चन थे 1 मार्क के और 20 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, लेकिन अब सारे क्वेश्चंस 2 मार्क के हो गए। तो एकदम प्रीलिम्स जैसा इन्होंने पूरा लेवल कर दिया है, मतलब जहाँ तक मार्किंग की बात है। तो आपको क्या करना है, जो इजी सवाल है वो पकड़ना है, क्योंकि आप डिफिकल्ट सवाल करो या इजी करो, मार्क्स आपको 2 ही मिलने वाले हैं। जब पिछला वाला पेपर था उसमें बहुत दिक्कत होती थी। लोग क्या करते थे, लालच करके वो सोचते थे यार जो 2 मार्कर्स हैं उनको करते हैं हम, अगर वो हो गए तो सीधा 2 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर 5 क्वेश्चन भी है सीधा 10 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि जो 2 मार्कर होते थे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते थे एज कम्पेयर विद 1 मार्कर, और वो फंस जाते थे 15 से 20 मिनट अपने वेस्ट करके पूरा पेपर बिगाड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली सारे 2 मार्कर्स है तो सारे के सारे सवाल तो डिफिकल्ट बनाएंगे नहीं ये लोग। तो आपको ईजी सवाल पकड़ने हैं। और ईजी कैसे पकड़ोगे? सेम अप्रोच, ठंडे दिमाग से सवाल को पढ़ो, आपको पता लग जाएगा क्या टॉपिक है, क्या पूछना चाहता है, कितने वेरिएबल्स हैं, कितना डिफिकल्टी लेवल है। ठीक है, अगर आपका फ्लो बन गया उस क्वेश्चन का, वो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आराम से ठंडे दिमाग से 7 से 8-10 मिनट लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके सारे के सारे आप जितने भी क्वेश्चन है 30 के 30 वहां तक पहुंचो। अब क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, उनको फिर सॉल्व करने बैठो और वही सॉल्व करते टाइम हड़बड़ाहट नहीं करनी, ठंडे दिमाग से आपको सॉल्व करना है। अब आप पूछोगे कि एक गुड स्कोर क्या होता है इसमें, तो देखो अच्छा अटेम्प्ट आपका रहेगा कि अगर आप 15 और 20 के बीच में भी स्कोर कर रहे हो आउट ऑफ 60 तो बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा। ये 15 भी अगर करो ना, 20 भी नहीं, तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। इनफैक्ट अगर मैं प्रीवियस ट्रेंड्स देखूं तो
आप अगर रीजनिंग और मैथ्स मिलाकर 35 स्कोर कर पा रहे हो आउट ऑफ 120, 35 to 40 अगर आप स्कोर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, गिवन कि आपने इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव और जीके में डिसेंट स्कोर किया है। तो मैथ्स में आपको ये चीज करनी है। अब आते हैं हम रीजनिंग में। अब देखो रीजनिंग में हमें पहले पैटर्न समझना है कि क्या था यहाँ पे 40 सवाल 60 क्वेश्चन। क्या अप्रोच रखना है आपको कि मैंने आपको प्रीलिम्स में बताया, अगर प्रीलिम्स वाला वीडियो देखा है ना तो मैंने बताया होगा कि वहाँ पे आपको पहले पजल्स उठाने हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप आंख बंद करके पजल्स उठाओ। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन का फ्लो बन रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, तो आप उसको करो। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में मैं मॉक टेस्ट्स में भी फंसता था, तो उनको आप पिकअप मत करो, ठीक है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि जो पजल्स हैं उन्हीं को उठाना है। जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो क्रिटिकल रीजनिंग से डरते हैं। लेट्स से आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 15 से 20 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो क्रिटिकल रीजनिंग के होंगे, तो उनमें से कम भी तो 4 से 5 सवाल होंगे जो बहुत ईजी होंगे, जिसमें आपको बस बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग चाहिए और बेसिक लॉजिक आना चाहिए आपको। मैं नहीं बोलूँ सारे के सारे करो, लेकिन उनमें से आपको छांटना पड़ेगा कि 4 से 5 सवाल ऐसे होंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो, तो उनको आपको छोड़ना नहीं है। तो 4 से 5 सवाल तो आपके यहाँ बन गए। इसके बाद कुछ सवाल होते हैं, जैसे मेरे केस में एक सवाल आया था मशीन इनपुट आउटपुट का, तो अगर आपको उसका लॉजिक बैठ रहा है तो आप करो, वरना मत करो, क्योंकि ये ऐसे सवाल है ना जिसमें आप तुरंत बता सकते हो कि ये होना है या नहीं होना। मशीन इनपुट आउटपुट में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको लॉजिक निकल रहा है आपका लॉजिक तो ठीक है, वरना आप अगले सवाल पे जाओ, 1 से 2 मिनट से ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। अगर पजल आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरा बन ही जाएगा, तभी आपको उसको अटेम्प्ट करना है, वरना नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा सा पजल है उसको तो वही मना कर दो, क्योंकि इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके 15 से 20 मार्क्स आउट ऑफ 60 आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो जब आप पहले सवाल से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो ना, तो अपने दिमाग में बैठा लो, मैथ्स के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी, कि मेरे को तो अपने 15 से 20 मार्क्स से मतलब है, पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए, कुछ भी आए, मैं पहले अपने 15 से 20 मार्क्स अटेम्प्ट करूंगा। और अगर फिर भी मेरे पास टाइम बचता है तो फिर मैं जो सो कॉल्ड थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है वहां पर जाऊंगा। अगर पेपर इजी रहा तो 15 से 20 मार्क्स अटेम्प्ट करने के बाद आप और करोगे। अगर ज्यादा ही डिफिकल्ट रहा तो मे भी आप 15 भी ना कर पाओ, क्या पता 10, 11, 12 ही कर पाओ, वो भी खराब स्कोर नहीं है। अगर हम ट्रेंड देखें कि 70 कट ऑफ जा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज जब आप मॉक टेस्ट दो तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप मैथ्स और रीजनिंग मिला के एटलीस्ट 35 to 40, 35 के आसपास अपना स्कोर रखो। और देखो ये तो मैंने आपको अप्रोच बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं है बताने में। अब मैं थोड़ी आपसे सीरियसली बात कर लेता हूँ कुछ। अगर हम प्रीलिम्स और मेंस को कंपेयर करें, प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है 1 घंटे का, तो आप जब भी उसके मॉक टेस्ट देते हो तो आप कंप्यूटर के सामने सिर्फ 1 घंटा बैठते हो। 1 घंटा बैठने के बाद ज्यादा से ज्यादा आधा 1 घंटा और उसके एनालिसिस में। मेंस का जो मॉक टेस्ट होगा ना, वो आपको पता है कितने घंटे का होगा, 3 से 3.5 घंटे का होगा। और 3 से 3.5 घंटा मतलब कि जो आपने प्री दिया था उससे 3 गुना ज्यादा आपको बैठना पड़ रहा है, और सबके बस की बात नहीं होती है, ठीक है। मैं भी जब मॉक टेस्ट देता था मेरे को भी बहुत आलस आता था, लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि यार मैं अभी मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, जब मेन मेरा एग्जाम आएगा तब मैं कर लूंगा, हो ही जाएगा, वो हो ही जाएगा नहीं, वो नहीं होता है। आप कितना भी खुद को बेवकूफ बना लो, लेकिन एग्जाम के दिन आप नहीं कर पाओगे पेपर अपना अच्छा, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मॉक टेस्ट दिए होंगे और आपको पता है कितना डिफिकल्ट है ये। तो आप क्या कर सकते हो, आप सुबह उठते ही कि जो मॉक टेस्ट है ना मेंस के, वो प्रीलिम्स के साथ मत दो। जहां तक रही बात मेंस की, मेंस में जो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, वो आप जब प्रीलिम्स देकर आओ उसके जस्ट बाद स्टार्ट करो, रिजल्ट का वेट मत करो। अगर आपको प्री लग रहा है कि नहीं निकलेगा तब भी कोई बात नहीं यार, आपके अगले साल काम आ जाएगा ना, क्योंकि अगले साल आपके लिए कुछ भी नया नहीं रहेगा। तो आपका पेपर अच्छा जाता है या नहीं जाता, प्रीलिम्स देकर आके एकदम जस्ट आते ही आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी है। अब ये एग्जाम देना कैसे, आई नो बहुत ज्यादा दिमाग फटीग हो जाता है, मेरा भी हो जाता था। तो आप क्या करो अप्रोच, आप जैसे सुबह उठे, मैं नहीं बोलूंगा आपको कि सुबह 5 बजे उठो, अलार्म लगा के 6 बजे उठो, आराम से 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, रात को 12-1 बजे सोकर आराम से 8 घंटे की नींद लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 9 बजे उठ के आप मॉक टेस्ट दो, एक पूरा 3-3.5 घंटे का मॉक टेस्ट दे दिया, मार्क्स आपको पता लग गए। उसके बाद एकदम तुरंत उसको एनालाइज मत करो। अगर आपको नींद आ रही है फिर से सो जाओ खाना खा के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नींद नहीं आ रही है तो आप इसके अलावा जीके का पढ़ लो। जीके का जैसे आपके पास कोई और सोर्स है, या फिर अगर आपको वीडियोस कंप्लीट करने अपने मैराथन वाले वो देख लो, स्टैटिक वाले वीडियोस देखने वो देख लो। नींद आ रही है सो जाओ 1.5-2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। वापस उठो, उठ के फिर से आपका माइंड फ्रेश हो गया, फ्रेश माइंड से उसको एनालाइज करो, ठीक है। जब आप एनालाइज करते हो ना तो एनालिसिस के टाइम आपको 2-3 चीजें दिखेंगी। पहला, ऐसे सवाल दिखेंगे जो
आपने अटेम्प्ट किए और वो सही हो गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। दूसरे ऐसे सवाल दिखेंगे जो आपने अटेम्प्ट किए और गलत हो गए। आप देखो गलत क्यों हुए, क्या आपने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, क्या आपने जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक कर दी, या कोई और रीजन। तीसरे आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, तो उसका सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन देखोगे ना तो आप या तो आपको पता लगेगा हाँ ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में भी आएगा तो भी मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, तो उनको आपको ट्राई भी नहीं करना। बहुत सारे सवाल करने वाले नहीं होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप 35 मार्क्स भी लेकर आ रहे हो तो बहुत सही स्कोर है। तो वो जो 35 to 40 मार्क्स है ना, वो आपको ढूंढने हैं, वो आपको पिकअप करना है इजी जो क्वेश्चंस है उनको करके, ठीक है। तो अगर कोई बहुत ही डिफिकल्ट सवाल आ रहा है और आपने छोड़ दिया तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, वो आपने बहुत सही क्वेश्चन स्किप किया है। लेकिन काफ़ी सवाल ऐसे होंगे जो आप कर सकते थे, क्योंकि जब आप उसका आंसर पढ़ोगे ना, जब आप उसका आंसर समझोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये मैं कर सकता, तो फिर आप खुद से आराम से सॉल्व करो उसको ठंडे दिमाग से। टाइम लगेगा आपको 10 से 15 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप वो सवाल सॉल्व करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और नेक्स्ट जब मॉक टेस्ट दोगे आप, उसमें अगर वैसा कुछ सवाल आता है तो आप उसको फिर अप्रोच करोगे, मतलब उसको फिर आप अटेम्प्ट करोगे, और अगर वो आपका सही हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। यही चीज़ होती है मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना। मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, ठीक है। और एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। रीजनिंग में भी सेम चीज़ करनी है कि आपको देखना है कि सवाल आपने किए सही हुए तो अच्छी बात है, गलत हुए तो क्यों गलत हुए, जो सवाल आपने नहीं किए वो क्यों नहीं किए, सही में डिफिकल्ट था तो मत उसको ट्राई भी मत करो, आप टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन अगर उसका सोल्यूशन थोड़ा आसान था कि डुएबल था कि हाँ यार मैं कर सकता था, तो उसको सॉल्व करो बैठ के। टाइम लगेगा 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा, जितना भी लगने दो, वो आपने किया, ठीक है। आपका मॉक टेस्ट हुआ एक पूरा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि लेट्स से आपका कुछ सब्जेक्ट ही वीक है, जैसे मैथ्स आपका वीक है, तो आप यूट्यूब से अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो बिना टाइमर के, अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। जैसे मैथ्स में मैंने बता दिया हर्षल अग्रवाल सर के वीडियोस कर सकते हो आप बीच बीच में, कि हाँ यार थोड़ा आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिले, या फिर एक नया अप्रोच सीखने को मिले कि हाँ क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या चीज़ स्किप करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। सेम आप रीजनिंग में भी कर सकते हो और इंग्लिश में भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट डे आप यूट्यूब वाले सब्जेक्ट्स कर लो, यूट्यूब से पढ़ लो किसी टीचर से। जैसे कि मैथ्स आप सुबह 1-2 घंटा कर लो, सेम चीज़ आप रीजनिंग में कर सकते हो, सेम चीज़ इंग्लिश में कर सकते हो, इस टाइप से। फिर तीसरे दिन वापस से मॉक टेस्ट दे दो। ये आपको चीज़ करनी है, क्योंकि मेंस के आप बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे। अगर आप प्रीलिम्स के मान लो एग्जाम से पहले 30-40 मॉक टेस्ट देते हो ना, तो मेंस के मेरे हिसाब से 15-20 से ज़्यादा नहीं दे पाओगे आप उस टाइम गैप के बीच में, कि प्रीलिम्स का एग्जाम दे के आने के बाद मेंस के एग्जाम तक। तो जितने भी आप एग्जाम दे रहे हो उसको सीरियसली दो और दिमाग को ठंडा रखना है। जब आप देने जाओगे ना एग्जाम, ये सब मॉक टेस्ट देकर और एनालिसिस करने के बाद, ट्रस्ट मी, ना ही एक तो आपको स्ट्रैटेजी आपको पता है कि हाँ मेरे को क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ स्किप करनी है, क्या चीज़ उठानी है। दूसरा, आपके दिमाग की एंड्योरेंस भी बन जाएगी कि 3-3.5 घंटा एग्जाम हॉल में बैठना कंप्यूटर के सामने। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जब तक एग्जाम का एंड आएगा ना, जब 3-3.5 घंटे आएंगे, आसपास देखना लोगों की हालत खराब हो जाएगी। और वो ज़्यादातर वही लोग होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए। मेन एग्जाम तो सब देने आएंगे जिन्होंने सीरियसली तैयारी की, जिन्होंने नहीं भी की। जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए वो भी देने आएंगे, जिन्होंने नहीं दिए मेंस के मॉक टेस्ट वो भी देने आएंगे। लेकिन जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए ना, वो लोग एंजॉय करेंगे एग्जाम को, क्योंकि उनके लिए नई बात नहीं है। वो पिछले 1-1.5 महीने से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हर 2-3 दिन में कंप्यूटर के सामने 3-3 घंटा बैठ के सवाल कर रहे हैं। तो क्यों नहीं निकलेगा उनका एग्जाम यार? बिल्कुल निकलेगा। बस आपको खुद पे भरोसा रखना है और शांत दिमाग से, कॉन्फिडेंस के साथ, फोकस के साथ ये अप्रोच फॉलो करना, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा कि एग्जाम कैसे अप्रोच करें। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहो और गुड बाय।